हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कांस्टेंट स्टडी क्लासेस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे अपलोड किए जाने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के अभ्यास प्रश्न। इसके अलावा हम कुछ सरप्राइज क्वेश्चन अंत में करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले हमने नोट्स की सहायता से इस चैप्टर को समझने का प्रयास किया था। अगर आपने इस चैप्टर के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लें, जिससे आपको इन प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभ्यास प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रिक्त स्थान भरें। क्या है, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। ख है, नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। यानी नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ग है, एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट या खमीर नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। यानी जो एल्कोहल होती है उसका उत्पादन यीस्ट नामक खमीर, ये कवक होता है एक प्रकार का, जिसके द्वारा किया जाता है। घ है, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। यानी हैजा रोग जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा उस पर हमें राइट टिक करना है। क्या है, यीस्ट खमीर का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो अभी हमने देखा कि एल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का उपयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल। ख है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है। तो यहाँ एंटीबायोटिक ढूंढना है हमें, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। इसके बाद ग है, मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ का वाहक है। तो मलेरिया का जो परजीवी है प्रोटोजोआ, उसका वाहक कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। इसके बाद अगला प्रश्न है घ, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। यानी संक्रामक रोग या संचरणीय रोग है, इनको फैलने का मुख्य कारक है। तो घरेलू मक्खी जो है इनके फैलने का मुख्य कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग, ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका मुख्य कारण है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली जो है फूल जाती है। यीस्ट कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनाती है जिससे ब्रेड फूल जाती है, हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न च, इसमें है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। यानी चीनी शर्करा जो होती है उसको अल्कोहल में बदलने का जो प्रक्रम है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन जिसे हम कहते हैं। आगे कॉलम दिए हुए हैं 2, उनको हमें मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कॉलम ए में दिए गए जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्यों से करना है। यानी इधर कॉलम ए में जीवों के नाम लिखे हुए हैं और कॉलम बी में उनके कार्य लिखे हुए हैं, तो इनका मिलान करना है। बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु होता है उसका कार्य क्या है। तो हैजा रोग को फैलाने का कार्य है बैक्टीरिया का। दूसरा है राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में करने का कार्य करता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। यीस्ट ब्रेड की बेकिंग में काम में आता है, यानी ब्रेड बनाने में काम में आता है। एक प्रोटोजोआ जो होता है वो मलेरिया का रोग कारक है, यानी मलेरिया रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। और एक वायरस एड्स का कारक है, यानी एड्स रोग जो होता है वायरस के द्वारा होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा आता है, वो है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या सूक्ष्म जीवों को
बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं क्या? यदि नहीं देख सकते तो उन्हें कैसे देख सकते हैं? सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे होते हैं। यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं और हम नग्न आंखों से उन्हें देख नहीं सकते। उन्हें माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके आसानी से देखा जा सकता है। यानी सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके आसानी से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? यानी सूक्ष्म जीवों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो हमने 4 सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल सूक्ष्म जीवों के प्रमुख वर्ग हो जाएंगे। ये चारों जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। यानी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है N2 है, उसका मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? तो राइजोबियम जीवाणु और उसके अलावा कुछ नीले हरे शैवाल जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी BGAB कहते हैं। ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में स्थिर करने का कार्य करते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। सूक्ष्म जीव हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। उदाहरण के लिए तो उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, लेक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं। यानी लेक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं दूध से दही बनाने के काम में आते हैं। पनीर चीज बनाने में बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं। यानी जो पनीर बनता है उसके बनाने के लिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो मदद करते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का सूक्ष्म जीव अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने का कार्य भी करता है। यानी अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटी का उपयोग किया जाता है। खमीर का उपयोग शराब, वाइन और बेकरी उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। यानी खमीर, यीस्ट या कवक जिसे हमने पढ़ा था, उसका उपयोग शराब बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए और बेकरी उद्योगों में ब्रेड, केक, पेस्ट्री बनाने के लिए, इनका व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एंटीबायोटिक दवाएं बनाने के लिए काम में आते हैं। सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करके खाद बनाते हैं और वातावरण के शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। यानी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करते हैं और उनसे खाद बनाते हैं और वातावरण को शुद्ध करने का काम भी करते हैं। टीकों के निर्माण में मृत या कमजोर सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वैक्सीन या टीके निर्माण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग हो गया। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। यानी कुछ जीवाणु जैसे हमने देखा था कि राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूक्ष्म जीवों से होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों से हमें कई तरह से हानिकारक होते हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। उदाहरण के लिए सूक्ष्म जीव मनुष्यों, पौधों और जंतुओं में रोगों का कारण बनते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे मनुष्य को, पौधों को और जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। सर्दी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, खांसी, पोलियो, चिकन पॉक्स जैसी आम बीमारियां वायरस के कारण होती है। तो यहाँ पर वायरस के द्वारा होने वाली रोगों के बारे में बताया हुआ है। मवेशियों में खुरपका और मुंह पका रोग भी वायरस के कारण होता है। यानी जो मवेशी होते हैं उनके अंदर खुरपका यानी खुर पक जाते हैं और उनका मुंह भी पक जाता है, तो यह रोग भी वायरस के कारण होता है। टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, टीबी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो टाइफाइड रोग, हैजा रोग, तपेदिक रोग और टीबी रोग ये बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं। एंथ्रेक्स भी एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो एंथ्रेक्स रोग आ गया जो मानवों में भी होता है और मवेशियों में भी होता है और ये बहुत खतरनाक घातक रोग होता है। पेचिस और मलेरिया जैसी
बीमारियां प्रोटोजुआ के कारण होती है। पेचिस या मलेरिया जो रोग है वो प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। दाद, फफूंद जिसे हम कहते हैं कवक के नाम से जानते हैं, तो दाद या खाज खुजली होती है वो फफूंद या कवक के कारण होता है। कई सूक्ष्म जीव पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार वो उनकी उपज को कम करते हैं। सूक्ष्म जीव चमड़े की बनी वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, यानी सूक्ष्म जीव चमड़े पर वृद्धि करते हैं और उसको संदूषित कर देते हैं, अनुपयोगी कर देते हैं। आखिरी, हमारे भोजन पर उगने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषाक्त पदार्थ पैदा करते हैं। ये भोजन को जहरीला बनाते हैं, जिससे गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। यानी जो भोजन होता है उसमें सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं और ये भोजन को विषाक्त जहर बना देते हैं या जहरीले पदार्थ पैदा करते हैं, जिससे भोजन जहरीला हो जाता है और इससे खाद्य विषाक्तता होती है। हम गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 9 है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक्स लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? देखिए, एंटीबायोटिक्स वे दवाइयां हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को मारती है या उनकी वृद्धि को रोकती है। इन्हें विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को विकसित करके बनाया जाता है, यानी कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके द्वारा इन्हें बनाया जाता है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक्स लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो एंटीबायोटिक्स से सावधानियां देखिए। एंटीबायोटिक्स का सेवन केवल योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही करना जरूरी है, यानी हमें एंटीबायोटिक लेने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दवा को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स को पूरा करना चाहिए, यानी जब डॉक्टर कोर्स देता है हमें एंटीबायोटिक्स का तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स को अनावश्यक रूप में नहीं लेना चाहिए, यानी जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती है उन्हें हमें आवश्यकता होने पर ही लेना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें उन्हें नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे फायदेमंद बैक्टीरिया भी मर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स सर्दी और फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं होती, क्योंकि सर्दी और फ्लू जो है वो वायरस के कारण होते हैं। इसी प्रकार हमारे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, तो विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाला रोग हो जाएगा चिकन पॉक्स रोग। मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाला रोग है। वहीं टाइफाइड और हैजा रोग है वो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग है। तो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग हो जाएगा चिकन पॉक्स रोग। दूसरा प्रश्न है, वह रोग जो एक प्रोटोजुआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है, यानी प्रोटोजुआ से उत्पन्न होने वाला और कीट द्वारा फैलने वाला, तो यह रोग हो जाएगा मलेरिया रोग। मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजुआ के द्वारा होता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा यह रोग फैलता है। वहीं डेंगू रोग जो है वो मादा एडीज के द्वारा फैलने वाला रोग है। तीसरा प्रश्न है, ब्रेड यानी डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव के प्रकार हो जाएंगे मुख्य रूप से 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, कवक, शैवाल, प्रोटोजुआ और जीवाणु। अगला 5वां प्रश्न है हमारा, अतिसार और मलेरिया रोग किससे होते हैं? तो अतिसार और मलेरिया रोग जो है प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाले रोग हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की। अगला प्रश्न, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की? तो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की। इस बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा मानव और मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग होता है। अगला प्रश्न, पादप रोग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए पादप रोग कौन कौन से हैं।
नींबू कैंकर रोग, गेहूं की रस्ट रोग, भिंडी की पित्त रोग, ये सभी जो है वो पादप रोग है। अगला प्रश्न, गेहूं की रस्ट रोग उत्पन्न होता है, तो गेहूं की रस्ट रोग जो है कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाला एक रोग है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में स्थिर होती है, तो वो कैसे होती है? कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवालों द्वारा, तड़ित द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा और तड़ित द्वारा। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए है। इस उत्तर का आपको कमेंट करना है। प्रोटोजोआ का उदाहरण है, तो उसका उदाहरण अमीबा है, पेनिसिलियम है, ए और बी दोनों है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपके लिए है, सामान्य प्रतिजैविक औषधियां हैं, तो इनमें से कौन सी सामान्य प्रतिजैविक औषधियां हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, या उपरोक्त सभी औषधियां सामान्य प्रतिजैविक औषधियां हैं। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।